नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर अपशिष्ट अपशिष्ट जल की कहानी। तो हम लोग पढ़ते हैं अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में। हम सभी अपने घरों में, क्या लिखा है, हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? अर्थात दूषित शब्द सुनकर क्या आपको आश्चर्य हुआ? तो देखते हैं। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में आता है, वह क्या कहलाता है? वह अपशिष्ट जल कहलाता है। अर्थात जल के थ्रू, जल में मिश्रित होकर, क्या लिखा है, झाग से भरपूर तेल से मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? आइए देखते हैं। जल हमारी जीवन रेखा, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। स्वच्छ स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। दोस्तों, इसको आपको करना है स्वच्छ जल के उपयोग, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक, एक तो पेयजल हो जाएगा स्वच्छ जल का उपयोग, बाकी 3 गोले में आपको भरना है। हम यहाँ से पढ़ते हैं। दुर्भाग्य से, क्या लिखा है? दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त तो स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल पाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? तो आप देखते क्या लिखा है। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवड़ अर्थात ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या है? अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अब देखते हैं। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। अब देखते हैं वाहित मल क्या होते हैं, अर्थात क्या होता है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। क्रियाकलाप 13.2 देखते हैं। 13.2, अपने घरों के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मध्यजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं।
इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल, देखते हैं कौन कौन शामिल है। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं, यहाँ देखते हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ कौन कौन सी हैं, देखते हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि होता है। अकार्बनिक अशुद्धियाँ देखते हैं। नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं, ठीक। पोषक तत्व में आपका जब फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु में देखते हैं, जीवाणुओं से कौन कौन सा रोग हो सकता है, ये देखते हैं। हाइजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो, कॉलेरा एवं साल्मोनेला पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्म जीव में पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। अब देखते हैं जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। हम देखते हैं क्या लिखा है, घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति समानांतर पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा में परिवर्तन होता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 13.3। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। क्रियाकलाप 13.3 को आगे देखते हैं। ये पॉइंट देखते हैं, क्रियाकलाप 13.4। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर ले। प्रत्येक चरण में प्रेक्षकों को रिकॉर्ड कीजिए। इसको यहाँ से पढ़ते हैं। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी सी मात्रा में अपमार्जक, क्या लिखा है, थोड़ी सी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला लें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परखनली में डालें। इस परखनली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है, आगे देखते हैं। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण को जल जीवशाला के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोड़ित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य प्रखनली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए। अगला पॉइंट देखते हैं। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई
कई मीटर होती है। अब क्या लिखा है अगला पॉइंट, बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। फिल्टरित जल के नमूने को, क्या लिखा है, फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी प्रश्नावली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी प्रश्नावली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक कि स्वच्छ जल न हो जाए। प्रश्नावली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी प्रश्नावलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब देखते हैं इस क्रियाकलाप से कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? अब देखते हैं अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र देखते हैं क्या है। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाका छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। ये देखिए सलाका का चित्र बना है, इसमें छन्ना लगा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपवाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, गिरिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेदी में बैठ जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक अर्थात स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र अर्थात स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां एक अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेदी में सक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। संकरित अपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्क तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचरित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक
पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं, इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में, क्या लिखा है, कभी कभी जल जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाण रहित कर लेना आवश्यक होता है। एक पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट देखते हैं, क्या आप जानते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूके लिस्पिट के ब्रश लगाने चाहिए। ये ब्रश समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, जागरूक नागरिक बने। आइए बनते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उसकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर, क्या लिखा है, अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अब देखते हैं अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया क्या है। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोतों पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के, क्या लिखा है, खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। और तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंके। क्या लिखा है, तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंके। पेंट विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियां आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। इसलिए इन्हें नाली में प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, क्या लिखा है, प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृत खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित हो जाता है। अब देखते हैं स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। क्या लिखा है, इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है।
इनमें हैजा टाइफाइड पोलियो इनमें हैजा टाइफाइड पोलियो मेनिंजाइटिस हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित है। अगला पॉइंट देखते हैं, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों का समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मलबंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। पहले ये पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, क्रमिक प्रसंस्करण शौचालय क्या है। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिससे मानव मल को केंचुए द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध होती है। क्या लिखा है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। अब पॉइंट देखते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। निष्कर्ष में क्या है, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी वैयक्तिक पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि आप सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। देखते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था स्वच्छता को लेकर। मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। क्या लिखा है, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। अब देखते हैं इस चैप्टर में प्रमुख शब्द क्या हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ा और इस चैप्टर में इनकी चर्चा की है। अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, आपंक, सीवर, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस और जल शोधन। आपने क्या सीखा, तो देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है।
उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था क्या लिखा है, जहां भूमिगत मल व्यवस्था और तंत्र कचरा निपटान नहीं उपलब्ध होते हैं वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के 100 उत्पाद आपंक और बायोगैस हैं। खुली नाली व्यवस्था मक्खी मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान करना संभव है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते। स्वच्छ जल को क्या लिखा, जल को स्वच्छ करना, जल को स्वच्छ करना प्रदूषक को दूर करने का प्रक्रम है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रदूषक क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रदूषक। स्वच्छ जल को स्वच्छ करना प्रदूषक को दूर करना कहलाता है। ख देखते हैं, ख पॉइंट क्या है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा, वाहित मल, यहाँ पर क्या होगा, वाहित मल कहलाता है। शुष्क, ग पॉइंट देखते हैं, शुष्क मल, यहाँ पर होगा शुष्क मल। ग पॉइंट में शुष्क मल का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं घ पॉइंट क्या है, घ नालियां क्या लिखा है, नालियां तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तेल, आपका हो जाएगा तेल और यहाँ पर हो जाएगा क्या, वसा। तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा। ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखते हैं, यह सजीवों क्या लिखा, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। ये इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ये क्या है, सही है। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये भी सही। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, ये गलत है। इसमें आपका सही हो जाएगा कौन सा, ग और ख, अर्थात ख और ग कौन सा है, ये सेकेंड पॉइंट। दोस्तों आज ये बुक समाप्त हो गई। इसमें कुल 13 चैप्टर थे और 13 पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुका। मिलते हैं हम लोग क्लास 8th की साइंस की बुक हम लोग स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।